नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक लोकप्रिय तमिल कहानी गर्भपात। लेखक पुदुमै पितन। श्रीमान सुंदरम पिल्ले के कान टेलीफोन की घंटी सुनकर छन्ना गए। वे इस समय मुंबई सरकार की विद्युत योजना के ज्ञापन पत्र के तीसरे पन्ने का चौथे अनुच्छेद का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने है शब्द पर अपना वाक्य समाप्त किया, लेकिन टेलीफोन की घंटी थी कि लगातार बजती ही जा रही थी। टेबल पर रखे कागजों को समेटकर कंपोजिंग रूम तक ले जाते हुए वोडीवेलु के कदम सहसा रुक गए। उसने लौटकर फोन उठाया। हेलो, कौन? आशंका भरे स्वर से उसने पूछा। यह महत्वपूर्ण योजना केवल मुंबई के लिए ही नहीं है, बल्कि कागजों में लीन सुंदरम पिल्ले को रिसीवर देते हुए उसने कहा, सर फोन। सुंदरम पिल्ले ने सावधानी के साथ कलम को मेज पर रखा और दफ्ती को मेज पर टिकाया। रुमाल ढूंढने के लिए एक और झुककर वे झोले की पड़ताल करने लगे, लेकिन उन्हें वह रुमाल नहीं मिला। अंत में पेपर वेट के नीचे दबे रुमाल से उन्होंने माथे का पसीना पोंछा। शर्ट की बाह ऊपर करते हुए पूछा, कौन? क्या कहा? कहानी? आप क्या बात करते हैं? आज ही शाम को तैयार समझिए। फोन पर बात समाप्त करके फिर वे मुंबई के प्रांत की विद्युत योजना के काम में जुट गए। पिल्ले ने आदेशात्मक स्वर में कहा, वॉडीवेल प्रूफ। इसके बाद रंग उड़ी हुई मसलदानी को, जिसे उन्होंने प्यार से पानदान का नाम दे रखा था, उठाकर पान लगाने लगे। पान लगाना उनके लिए रिवाज ही नहीं, महायज्ञ भी है। उनके पानदान में प्रत्येक सामग्री के लिए स्थान निश्चित है, जिस प्रकार देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए दिशा निश्चित की जाती है। लेकिन यह कल्पना भी सरासर गलत है कि सामग्री निर्धारित स्थान पर ही मिलेगी। दरअसल पिल्ले जी का विचार है, हर वक्त आदमी के पास समस्त सुविधाएं नहीं रहती, इसलिए उन्हें अपने को गलत समझे जाने का दुख नहीं होता था। चूना का स्थान सदा दक्षिण दिशा अर्थात यमराज की दिशा में होता था, जो सूखे ढेले की शक्ल में विराजमान रहता था। पिल्ले जी एक एक पान उठाकर उसके डंठल निकालते, उस पर चूना लगाते और फिर सुपारी या उसके नाम का चूड़ा डालकर पान को बीड़े की शक्ल देकर अपने मुंह में डाल लेते। उसके बाद तंबाकू की तलाश शुरू हो जाती। अक्सर वह तंबाकू उनके पास बैठे सहयोगी के पास होती और बिना किसी औपचारिकता के वह पुड़िया उठा लेते। कुर्सी पर बैठते हुए सारी तंबाकू मुंह के अंदर और कागज कूड़ेदान में होता। यही उनकी दिनचर्या है। उस दिन भी वे अपने सहयोगी की मेज पर जा पहुंचे। मित्र ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों बंधु, आ गए? मेरे पास भी बस एक वक्त लायक है। तंबाकू मुंह में डालते हुए पिल्ले ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर बोले, अरे खत्म हो गई, मैं अभी मंगा देता हूँ। फिर मध्यम चाल से अपनी मेज तक आकर किताबों में लीन हो गए। सर जरा प्रूफ पढ़ दीजिए, पेज बनाना है, सम्मान देने के अंदाज में वोडीवेलु ने कहा। पिल्ले का ध्यान भंग हुआ तो वे गुर्राए, अरे प्रूफ कहाँ है, लाकर तो दो। वोडीवेलु ने प्रूफ हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मैं यहीं रख गया था। श्रीमान सुंदरम ने पन्नों को पलटते हुए मात्राओं विराम चिन्हों को सुधारा और अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर वोडीवेलु के हाथ में उसे देकर दोबारा किताब में लीन हो गए। पुनः टेलीफोन की घंटी टनटना उठी। उस समय घड़ी में 3 बज रहे थे। हेलो, कौन? आप 1 घंटे में लड़के को भेज दीजिए। कितने पृष्ठ है? 4? हाँ, हो जाएगा। लेआउट कर दीजिए, तब मैं खुद ही लेता आऊँगा। लड़के को भेज दिया है, तब मैं यहीं मिल जाऊँगा। कहते हुए कलम और कागज हाथ में उठा लिया और लिखने की मुद्रा में बैठ गए। मन नहीं लगा। सारी चीजें छोड़कर उंगलियां चटकाने लगे। एक लंबी जमाई ली और अपनी पूर्वावस्था में आ गए। मेज की दराज खोलकर पान बनाया, फिर तंबाकू खाकर बस चुस्त हो गए। पिल्ले ने लिखना शुरू किया। एक नगर में एक राजा था। फिर अपनी लेखनी को विराम दे दिया। वे इधर उधर टहलने लगे। कुछ देर बाद वह कहानियों का शौकीन था। अपने दुश्मन राजा के पास दूध भेजकर पूछवाया, क्या वह कहानी सुनना जानता है? फिर इतना लिखकर उसने बरामदे में आकर पान की पीक फेंकी, मुंह साफ किया, एक गिलास पानी पीकर पुनः लिखना शुरू किया। राजा के मंत्री को कहानियां बिल्कुल नापसंद थी, लेकिन राजा कहानियों के शौक के कारण अपना सारे राज्य खोकर एक छोटा सा नवाब मात्र रह गया। मंत्री ने राजा को समझाने का एक उपाय खोजा।
सरकारी नीति के अनुसार योजना तैयार करने के लिए विशेष कमेटी गठित करने का निश्चय किया गया। पिल्ले कलम बंद कर पुनः सोचने लगा। इस विशेष कमेटी के लिए ब्रिटेन से कानून विशेषज्ञ, कथा विशेषज्ञ तथा ब्रिटिश रॉयल चिकित्सा संघ से चिकित्सा विशेषज्ञ को बुलवाने का निश्चय किया गया। चूंकि इस विशेष खर्च के लिए राजकोष में पर्याप्त धन नहीं था, अतः इस बात पर विचार किया गया कि नए कर लगाए जाएं या कर्ज लिया जाए। बड़े राजा को इस बात की भनक लग गई। उसने मंत्री को आदेश भेजा कि राज्य के नियमों के अनुसार उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। मंत्री ने गंभीरता से विचार किया और इस योजना को स्थगित करना ही उचित समझा। इसी बीच बड़े राजा ने छोटे राजा को समानार्थ 1,00,000 पृष्ठों की कहानी की पुस्तक भेंट की। 1,00,000 पृष्ठों की पुस्तक देखकर राजा की आंखों में आंसू भर आए कि उम्र के इस पड़ाव में यह पुस्तक पूरी नहीं पढ़ सकता। राज्य के कर्मचारी और प्रजा ने राजा के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन मंत्री पेड़ की तरह अचल रहा। उसने वाक्य में को फिर से लिखा, पेड़ की तरह। कहानी की स्वगति देखकर सुंदरम पिल्ले ने संतोष की सांस ली। कहानी के अगले मोड़ पर प्रधानमंत्री का शिरोच्छेदन करवाया और तभी उन्हें विश्वास हो गया कि कहानी की आत्मा मर चुकी है। अब अगला चरण उसे जीवित करने का प्रयास था। इसके लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं। या तो परम शिव को आह्वान किया जा सकता है या फिर जादूगर बुलाकर राजा की बेटी की से उसकी शादी कराई जा सकती है। अभी यह विचार मंथन चल ही रहा था कि संपादक ने कमरे में प्रवेश किया। क्यों सर, खत्म हो गई? आप तो लड़के भेजने वाले थे, कहते हुए सुंदरम उठ खड़े हुए। मित्र मेज पर पड़े कागजों को पलटने लगे। लड़के के हाथ आप ही भेज देते, उसने सोचा। बस इतना ही? पोस्टर अक्षरों में छापा जाए तब भी 4 पन्ने नहीं भरेंगे? मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? आप ही बताइए। अच्छा चलिए कॉफी पीकर आते हैं, मित्र ने कहा। फिर लौटे क्यों? वहीं से घर चले जाएंगे, सुंदरम ने भी कहा। वहां जाकर लिखेंगे, मित्र ने पूछा। यह तो वहीं जाकर सोचते हैं। पिल्ले सब समेटकर दराज बंद करने लगे। मित्र भी जाने के लिए तैयार हो गए। 1 मिनट, जरा पान खा लें तब चलते हैं। सुंदरम फिर से बैठ गए। पान खाना खत्म हुआ, बस 1 मिनट कहते हुए वाक्य पूरा किया। राजा ने मंत्री को यह दंड दिया कि उसे उनकी पढ़ी हुई सारी कहानियों को पढ़ना होगा। इस प्रकार का अंत कैसा लगेगा? पिल्ले ने पूछा। मित्र सचमुच झुंझला गए। कहा, अब किसी तरह कहिए, मेरे पास एक बड़ी कूड़ेदानी रखी है। वह तो मेरे पास भी है, पिल्ले ने कहा। और कहानी के राजा मंत्री प्रांतीय विद्युत योजना के साथ मसल कर फेंक दिए गए।